ठीक। तो हम लोगों ने कल वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। तो टेक्सोनॉमी चल रही है, क्योंकि आवृतबीजियों में भ्रूणिकी वो सब तो हमने पढ़ लिया है ना, उनके गुण पढ़ लिए। अब क्या पढ़ना है हमें, वर्गीकरण पढ़ेंगे और उसके बाद फैमिलीज पढ़ेंगे कुल, है ना। तो उससे पहले हमें वर्गीकरण की पद्धति पढ़ना जरूरी है, ठीक है। कल हमने हर्बेरियम वगैरह के बारे में पूरा पढ़ लिया। ठीक, एक बार जो पॉइंट याद रखने वाली बात है वो ये है कि 0.2% HgCl2 यानी कि मर्क्यूरी क्लोराइड, उसी का लेप या फिर कॉपर सल्फेट का लेप लगा करके हम हल्बेरियम की फाइल को सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। तो वो अपना कल का टॉपिक था, उससे कोई लेना देना है नहीं अब, मतलब एग्जाम में, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे क्या, वर्गीकरण की पद्धति, ठीक है। तो वर्गीकरण कितने तरीके से किया जाता है। वर्गीकरण की सबसे पुरानी पद्धति जो है, यानी कि कौन सा पौधा, क्योंकि भाई देखो वर्गीकरण कैसे किया जाता है, समानता के आधार पर एक टैक्सोन में, एक वर्ग के अंदर रखते हैं, यानी जिनमें ज्यादा समानता होगी उन्हें किसमें रखेंगे, जाति में थोड़ा कम समानता होगी, बहुत सारी जातियां मिलकर क्या बनाती है, वंश, वंश मिलकर क्या बनाते हैं, कुल, कुल मिलकर बनाएंगे गण, गण मिलकर बनाएंगे वर्ग, वर्ग मिलकर बनाएंगे प्रभाग, ठीक, और प्रभाग मिलकर जगत। तो इस तरीके का जो वर्गीकरण है वो पौधों की समानता के आधार पर रखा जाएगा, या जंतुओं में होगा तो जंतुओं की भी समानता के आधार पर रखा जाएगा। लेकिन ये समानताएं क्या, कैसे, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण की पद्धति बताई, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, डी कंडोली साहब ने बहुत योगदान दिया, बेंथम, हुकर, है ना, एंगलर, फ्रेंटल, तो इन सबका हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ना जरूरी है कि उन्होंने किस आधार पर वर्गीकरण किया, ठीक है। यानी कि वर्गीकरण करने के लिए कहीं ना कहीं एक विकासिक क्रम भी पढ़ना होता है। विकासिक क्रम मतलब प्रकृति में पहले किस प्रकार के पौधे आए होंगे, फिर वो कौन से प्रकार के पौधों में बदल गए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आता है वो है अपना क्या, कि वर्गीकरण के लिए जननांगों पर आधारित वर्गीकरण। देखो भाई, दो विधियां हैं वर्गीकरण की, एक तो है कौन सी, प्राकृतिक विधि, और दूसरी है कृत्रिम विधि, ठीक है। प्राकृतिक विधि में ज्यादातर पौधे के जो वास्तविक जो गुण होते हैं उसमें, यानी कि जैसे जो जननांग है, जननांग का मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर, ठीक है, तो उसके आधार पे करते हैं, तो उसे बोलेंगे प्राकृतिक। कृत्रिम, कुछ गुण अपनी तरफ से हम देखते हैं कि पौधा कहाँ उग रहा है, कैसा है, उसकी आंतरिक संरचनाओं में समानता है या नहीं है ना। हालांकि अब तो बहुत ज्यादा लेवल बढ़ गया है, साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि हम लोग कोशिका विज्ञान और उसमें गुणसूत्रों की संख्या, यहाँ तक कि डीएनए की स्थिति, उन सब के आधार पर हम लोग इसका वर्गीकरण पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जाति वृत्ति, यानी कि सॉरी, सबसे पहले पढ़ेंगे जननांगों के आधार। अब बात करें कि जननांगों के आधार पर जब वर्गीकरण होता है तो उसकी सीधी सी विधि क्या है। सबसे पहले कैम्ब्रेरियस ने दी थी, पुष्पीय पौधों में लिंग भेद पाया है ना, जो पुष्प वाले हैं, यानी वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, पुंकेसर, परागकोश, परागकण, तो उन्होंने उनको नाम दिया कि वर्तिका और अंडाशय जो है वो क्या है, मादा संरचनाएं हैं, और दूसरी जो है कौन सी, पुंकेसर और परागकण, है ना, वो जो है वो नर संरचनाएं हैं। किसने ये नाम दिया, कैमेरेरियस। कैमेरेरियस ने दिया, ठीक है, कि ये जो है वो नर संरचनाएं और दूसरी जो है वो मादा संरचनाएं हैं। उसके बाद आगे हम बात करेंगे कि कैरोलस लिनियस, जिनको फादर ऑफ टेक्सोनोमी यानी वर्गीकी का जनक कहा जाता है, उन्होंने भी पौधों में लिंग भेद के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया और सबसे पहले द्विनाम पद्धति दी, ठीक है। इसके अलावा एक साइंटिस्ट और थे टर्नफोर्ड, लेकिन उनकी पद्धति सही नहीं थी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे एक समय बोला जाता है 15वीं शताब्दी में, जब तकनीकें विकसित हो गई थी, मशीनें विकसित हो गई थी, उस समय कुछ साइंटिस्ट थे, ब्रून फ्रेल्स, विलियम टर्नर, जॉन गेरार्ड वगैरह, है ना, तो वो औषधि वाले पौधों को अलग से
समझाते थे। तो उन्होंने वर्गीकरण औषधीय पौधों का और सामान्य पौधों का अलग अलग किया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद बात करते हैं कैरोलस लिनियस की। 1730 के आसपास उन्होंने काम शुरू किया। ये याद रख लेना आप लोग, कैरोलस लिनियस। और कैरोलस लिनियस में को ही क्या कहा जाता है, वर्गीकरण का पिता। वर्गीकरण के जनक रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बाकी क्या दिया, द्विनाम पद्धति। और द्विनाम पद्धति देने के अलावा इनकी और एक बात थी कि इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नाम की एक पुस्तक लिखी। ये कई बार पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है कि कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखित ग्रंथों के नाम बताइए या पुस्तकों के नाम बताइए, ठीक है। तो आप क्या लिख के आओगे, द्विनाम पद्धति जो दी थी वो सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक का नाम था, उसमें दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम और भी साइंटिस्ट थे, हचिंसन वगैरह, है ना। रुडबेक एक साइंटिस्ट थे, ठीक, जिन्होंने काफी योगदान दिया। लेकिन उनके बाद कैरोलस लिनियस का ही सबसे ज्यादा माना जाता है। कैरोलस लिनियस ने पुंकेसर के लक्षणों के आधार पर 24 वर्ग बनाए, ठीक है। और उसके बाद फिर से मादा अंगों के आधार पर उन्हें गणों में विभाजित कर दिया। ये कई बार पूछ लेते हैं। देखो भाई, किसके आधार पर, पुंकेसर के आधार पर। कैरोलस लिनियस को तो अच्छे से पढ़ के जाना है। पुंकेसर के आधार पर, है ना। पुंकेसर कैसे है, मतलब किसी में एक साथ लगे हैं, अलग अलग लगे हैं, किसी में इस तरीके से शाखित स्थिति है ना। या किसी में जाकर के यहाँ से तो अलग गए, फिर वहाँ संयुग्मित हो गए। ये सब आप प्रैक्टिकल की बुक में पढ़ोगे, ठीक है। तो पुंकेसर के आधार पर जो है 24 वर्ग बनाए। और उसके बाद फिर मादा जननांग जो है ना, यानी कि स्त्री केसर। फिर स्त्री केसर के आधार पर गण बनाए, ठीक है। अच्छा, एक बात और, पुंकेसर के आधार पर 24 वर्ग हो गए, स्त्री केसर के आधार पर गण हो गए। और फिर उन्होंने अपुष्पी पौधों का अलग से एक वर्ग बना दिया था, अपुष्पी, ठीक है। अपुष्पी मतलब जिनमें फूल नहीं आते हैं। तो यही उनकी ड्रॉबैक्स रही, यही उनकी कमी रही। क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है ना कि आप बिना पुष्प वाले सारे पौधों को एक साथ एडजस्ट कर दोगे। भाई एल्गी कहाँ जाएगा, लाइकेन है वो कहाँ, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, आज हम पढ़ते हैं। तब तो उन्होंने एक ही वर्ग में डाल दिया था। सबके गुण अलग अलग है, सबके लक्षण अलग अलग है। कुछ बीजी होते हैं, कुछ अबीजी होते हैं, कुछ में जड़ तना पत्ती होती है, किसी में नहीं होती है। तो वो सब कुछ भी तो ध्यान रखना पड़ता है, ठीक। तो दो पद्धतियां हैं, एक है प्राकृतिक विधि, दूसरी है जातिवृत्तीय पद्धति, ठीक है। अच्छा, उनकी एक पुस्तक और थी, ठीक है, लिनियस की, जिसका नाम क्या था, दो में लिखवा देती हूँ आपको, ठीक है। स्पीशीज प्लांटेरम एंड जेनेरा प्लांटेरम। सिस्टेमा नेचुरी हो गई, स्पीशीज प्लांटेरम, स्पीशीज प्लांटेरम, एंड अगली है जेनेरा प्लांटेरम, ठीक है। उसके बाद की कहानी, ये ग्रंथ है। अब उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे जाति वृत्तीय पद्धति, ठीक। जाति वृत्तीय पद्धति जो है वो ठीक है। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, जाति वृत्तीय पद्धति।
जातिवृत्तीय पद्धति का मतलब क्या होता है? जो जातिगत विशेषताओं के आधार पर है। जाति किसे माना जाता है? जाति उन पौधों को माना जाता है जिनके अंदर प्रजनन की क्षमता हो, जो आप परस्पर प्रजनन कर सकें, ठीक है, उन्हें तो एक जाति में रखा जाता है। तो उस गुण के आधार पर क्या किया जाता है? पौधों को वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जातिवृत्तीय पद्धति, और एक और क्या थी? प्राकृतिक पद्धति। ठीक। तो सबसे पहले बात करें हम प्राकृतिक पद्धति की, ठीक है। तो प्राकृतिक पद्धति का जो वर्गीकरण था वो एडेनसेन ने दिया था। किसने दिया था? एम एडेनसन। और एम एडेनसन ने जो वर्गीकरण की पद्धति दी, फिर उसको बाद में बोला जाता है इसे बेंथम एंड हुकर की प्रणाली। दिया तो इन्होंने था, लेकिन उसको इलेबरेट नहीं कर पाए, प्रॉपरली समझा नहीं पाए, ठीक है। तो फिर ये किसने दिया? फिर किसका नाम आता है इसमें? बेंथम और हुकर। अलग अलग दो वैज्ञानिक हैं, ठीक है। इसे ही हम प्राकृतिक पद्धति को ही बेंथम एवं हुकर पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। अब बेंथम हुकर की पद्धति में खास बात ये थी कि सभी अवस्थाओं का, सूचनाओं का समावेश किया गया जो प्रकृति में मिलती थी। जैसे पौधों की आकारिकी, आकारिकी मतलब बाहर से वो कैसा दिख रहा है ना, उसके आधार पर उनमें कितनी समानता है, बाहर से कौन सा पौधा किसके जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ? डी कंडोली जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनके पौत्र, उनके बेटे है ना, उन सब ने मिलकर के भी काफी उसमें वर्क किया है, लेकिन उनका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। बेंथम और हुकर की पद्धति को डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक साइंटिस्ट और थे, एंडलीकर। एंडलीकर ने क्या किया? पौधे को दो वर्गों में, थैलोफाइटा और कॉर्मोफाइटा में विभाजित किया। थैलोफाइटा में वो पौधे आते थे जिनमें स्तंभ, मूल, यानी मतलब जड़ जो है ना, वाहिका, लैंगिक अंग, ये सब अनुपस्थित है, उन्हें रखा गया थैलोफाइटा में। और कॉर्मोफाइटा में वो पौधे जिनमें जड़, तना, पत्ती, लैंगिक लक्षण, फूल वगैरह, वाहिकाएं वगैरह थी, ठीक है। फिर कुछ साइंटिस्ट और थे, ब्रोगनियार्ड। ब्रोगनियार्ड ने क्या किया था? फेनरोगैम और क्रिप्टोगैम में विभाजित किया। ये आज भी है, देखो ये समझ लेना, कई बार आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मैं आपको लिख देती हूँ इसे, ठीक है। फेनरोगैम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में, और फिर से द्विबीजपत्री को आवृत बीजी और अनावृत बीजी में विभाजित किया गया, यानी दो तरीके के पौधे होते हैं, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम। क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम। देखो, फेनरोगैम्स का मतलब है बीज, बीज वाले पौधे, और ये क्या है? अबीज, इनमें बीज नहीं होते, ठीक है। जैसे एल्गी वगैरह है, टेरिडो सॉरी ब्रायोफाइटा है, उसमें क्रिप्टोगैम्स हो गए, छोटे पौधे जो है ना। फेनरोगैम्स में जिनमें बीज बनते हैं, ठीक है, बीजाणु नहीं, बीज, ठीक है। तो फिर फेनरोगैम्स को बाद में और आगे विभाजित किया, आवृत बीजी, अनावृत बीजी। हालांकि इन्होंने गलती ये कर दी कि पहले इन्होंने इसको मोनोकॉट और डाइकॉट, यानी एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री में बदल दिया, ठीक है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट में। और फिर डाइकॉट को फिर इन्होंने आगे एंजियोस्पर्म एंड, जबकि उल्टा कर दिया, ये इनकी गलती थी, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, इनमें बदल दिया। तो ये इनकी क्या थी? कमी थी। क्लियर है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक। अब उसके बाद क्या है? बीजी और अबीजी पौधों में बदला, ठीक। उसके बाद और जो साइंटिस्ट आए, जो उन्होंने अपने हिसाब से किया, यानी कि कुल मिला के बाहर से जो जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो उन्होंने कहा सारे डाइकॉट, लगभग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को भी डाइकॉट में डाल दिया, और मोनोकॉट्स को भी ये कह दिया कि ये भी क्या है? फेनरोगैम्स तो है, लेकिन मोनोकॉट्स से बिल्कुल अलग है। जबकि आज ऐसा
नहीं है, अब तो थोड़ा चेंजेस आ गए, ठीक। फिर उसके बाद बेंथम और हुकर आए, जिनकी पुस्तक थी जेनेरा प्लांटेरम, ठीक है, ये कई बार पूछ लेते हैं। बेंथम और हुकर की जो बुक थी उसका नाम क्या था, जेनेरा प्लांटेरम। लिनियस की भी थी, वो अलग है। जिनेरा प्लांटेरम, ये जो ग्रंथ था इनका, इसको आपको याद रख लेना है अच्छे से, ठीक है, कि बेंथम हुकर ने किस में बताया था, ठीक। तो अब बात करें, ये पद्धति जो है ना, वो आज भी इंग्लैंड में, भारत में और भी कई देशों में चल रही है, ठीक है। लेकिन अगला बात करें हम जातिवृत्तीय पद्धति, तो जातिवृत्तीय पद्धति को डार्विन की एक बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है, उससे क्रांति आ गई पूरे विश्व में, लोग उसकी तरफ ध्यान देने लगे, तो उस वजह से बेंथम और हुकर की चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। आपको पता होगा इसी टाइम पर जेनेटिक्स के पिता मेंडल ने भी बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन उसको भी नोटिस नहीं किया गया, और उसकी वजह क्या रही, डार्विन की जीवन की खोज के चक्कर में बहुत सारी पद्धतियां पढ़ ही नहीं पाए लोग, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, है ना। फिर वैज्ञानिकों ने विभिन्न लक्षणों के आधार पर एक क्लैडिस्टिक विश्लेषण किया, और दो तरीके से विश्लेषण करना सीखा, ठीक, क्योंकि फिर रसायन विज्ञान, पादप आकारिकी वगैरह, भ्रूण विज्ञान, इन सभी का, जीनोलॉजी जनन विज्ञान, आनुवंशिक विज्ञान, इन सब का धीरे धीरे क्या हो गया, विकास होता चला गया, ठीक। तो उसके बाद जो नामकरण शुरू हुए, आइकलर ने भी काफी नामकरण दिया है, जर्मन शास्त्री, जर्मन वैज्ञानिक थे वो, ठीक है। फिर दो तरीके से वर्गीकरण दिया, लक्षणों के आधार पे वर्गीकरण किया जाता है, एक होता है क्लैडिस्टिक विश्लेषण, दूसरा होता है फेनेटिक। देखो भाई, फेनेटिक का मतलब यह है कि एक पौधे का दूसरे पौधे से क्या संबंध है। जातिवृत्ति में क्या आ जाता है, दो तरीके से होता है, एक होता है फेनेटिक और दूसरा होता है क्लैडिस्टिक, ठीक है। फेनेटिक में जातिवृत्ति यानी एक पौधा किसी दूसरे पौधे से किस प्रकार से जातिवृत्ति समानता दर्शाता है, यानी कि किसका विकास किस तरीके के पौधों से हुआ होगा, कौन सा पौधा कौन से पौधे से विकसित हुआ होगा, उसे कहते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। और फाइलोजेनेटिक ट्री जो है उसी को क्या कहेंगे, डेंड्रोग्राम, ठीक। ये कई बार पूछ लेते हैं कि डेंड्रोग्राम क्या होता है। जिन पादपों में आपस में संबंध होते हैं उन्हें चित्रांकित करने के लिए जब विश्लेषण लिया जाता है तो उसे क्लस्टर, क्लस्टर मतलब होता है समूह, ठीक है, वो यूज किया जाता है, तो फिर उसे हम कहते हैं क्लैडिस्टिक विश्लेषण। देखो दोनों आपको बताती हूँ, ठीक। एक पौधा है, उसके दूसरे पौधों के साथ संबंध इस तरीके से हो गए, ये हो गया फेनेटिक। फेनेटिक फिनोटाइपिक यानी कि इसी को क्या बोलेंगे, डेंड्रोग्राम। ये पूछ लेते हैं डेंड्रोग्राम क्या होता है, तो ये पता होना चाहिए। यानी कि फेनेटिक लक्षणों के, जातिवृत्तीय लक्षणों के आधार पर पौधों का जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, उसे डेंड्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो फेनेटिक बात करें तो ये क्या है, इस तरीके से, यानी कि कोई पौधा है, इसका संबंध इससे है, फिर इसका संबंध इससे है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, संबंधित हो गए ना, गुणों के आधार पे, ठीक है। जैसे एक बार जैसे नॉर्मली बोला जाए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो लिंक होते हैं, लिंक का मतलब जिनमें दोनों प्रकार के गुण होते हैं, कुछ गुण आवृत बीजी के होंगे, कुछ अनावृत बीजी के होंगे। जैसे आपको बताऊं एक एग्जाम्पल क्लियरली, एक पौधा होता है, आज भी होता है, गिंको बाइलोबा, ठीक है। गिंको का पेड़ जो होता है उसकी अंदर कुछ नीटम है ना, ऐसे कुछ पेड़ होते हैं। तो गिंको बाइलोबा जो आवृत बीजी और अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों के गुण लगभग लगभग उसमें मिलते हैं, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि शायद अनावृत बीजियों से ही आवृत बीजियों का निर्माण हुआ होगा, क्योंकि विकास का क्रम पहले ही माना जाता था एक ही दिशा में होता होगा, है ना। लेकिन अभी क्या है, हचिंसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि कोई जरूरी नहीं है, एक पौधे में, एक जाति में या पौधों के किसी एक कुल में कोई एक लक्षण आगे विकसित होने के लिए शुरू होता है और दूसरा उसमें विकास रुक भी सकता है।
जैसे किसी में पत्तियां बड़ी हो रही हैं तो हो सकता है उसमें जड़ छोटी हो रही है, या हो सकता है कि तने बहुत ज्यादा शाखित हो रहे हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ उसमें पुष्पों की संख्या कम हो रही हो। तो दोनों गुणों में कोई एक विकास पॉजिटिव तरफ भी हो सकता है, दूसरा नेगेटिव तरफ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो है इस तरीके से फाइनेटिक। क्लैडिस्टिक का मतलब इसके दो तरीके हैं जनरली। या तो इसको ऐसे बलून की शेप में बना देते हैं, इसका इससे संबंध है, फिर इसका इससे संबंध है या नहीं है, ठीक, एक तरीका। यानी कि इन दोनों का संबंध कहीं से कहीं तक मुश्किल है, बहुत रेयर केस में। ऐसे तो सभी पौधों का एक दूसरे से संबंध है। दूसरा क्लैडिस्टिक का एक तरीका ये भी होता है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा समानता रखते हैं, फिर ये दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक समानता नहीं रखते हैं, इन दोनों की भी दूरियां बहुत है, ठीक है। लास्ट एंड फाइनली इसका इसका और इसकी समानता है इन दोनों के अंदर, ठीक है। और इस तरीके से इन समानताओं के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है तो दो तरीके हैं उसके, क्लैडिस्टिक हो गया, दूसरा फाइलेस्टिक हो गया, ठीक है। डेंड्रोग्राम क्या होता है? समूहों में समानता दर्शाते हुए ऊपर से नीचे की ओर शाखित चित्र को डेंड्रोग्राम कहते हैं। ये डेफिनेशन अच्छे से सुन लीजिए, फिर से धीरे धीरे सुना देती हूँ मैं, हो सके तो नोट कर लेना। समूहों में समानता दर्शाते हुए ऊपर से नीचे की ओर शाखित चित्रों को डेंड्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। डेंड्रोग्राम का दूसरा नाम फाइलोग्राम भी होता है, जो फाइलोजेनेटिक विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिसमें पौधों की जाति वृत्तीय विकास का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। अगला संक्रमणकालीन पद्धतियां। संक्रमणकालीन पद्धति का मतलब ये था, ये जाति वृत्तीय पद्धति नहीं थी, प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण को ही उपलब्ध जाति वृत्तीय सिद्धांतों के अनुसार फिर से पुनर्व्यवस्थित कर दिया था आइकलर ने, ठीक है। और भी साइंटिस्ट थे, एंगलर थे, प्रेंटल थे, ठीक है। यानी कि आइकलर ने क्या किया, सिलेबस डर बोर्डली इस तरीके से उनकी एक पुस्तक थी जिसमें उन्हें क्रिप्टोगेमी पौधों को सबसे पहले क्या किया, क्रिप्टोगेमी और फेनरोगेमी दो में विभाजित किया। फिर सॉरी फेनरोगेमी को जिम्नो और एनजीओ में बांटा, फिर एनजीओ को डाइकोट और मोनोकोट में बांटा, ये उन्होंने सही किया। और डाइकोट को फिर कोरिपेटेली सिम्पेटेली में बांटा, मोनोक्लेमाइडी में बांटा। देखो आइकलर का वर्गीकरण मैं आपको लिख देती हूँ, पूछ लेती हूँ। इसीलिए उन्हें बोला जाता है कि संक्रमणकालीन, यानी कि कुछ तो जाति वृत्तीय और कुछ प्राकृतिक विधि, दोनों के आधार पर वर्गीकरण किया, ठीक है, आइकलर ने। आइकलर के द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया, ठीक है। उसे दो वर्गों में बांटा, ठीक है। क्रिप्टोगेमी, फेनरोगेमी, ठीक। और क्रिप्टोगेमी फेनरोगेमी में फिर क्या किया, फेनरोगेमी को फिर से दो में बांटा, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी।
जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। ठीक, फिर जिम्नोस्पर्मी के बाद उन्होंने जो एंजियोस्पर्मी थी ना, उसको फिर से दो में बांट दिया एंजियोस्पर्मी को, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, यानी मोनोकॉट या एक बीजपत्री ही लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं ना, जब सब जगह हिंदी लिख रहे हैं तो यहाँ अंग्रेजी लिख के क्या करें। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। उसके बाद एक क्लास और बनाई गई थी मोनोक्लेमाइडी। ठीक है, उसके गुण इन लोगों से, इन बाकी वर्गों से नहीं बनते थे। फिर द्विबीजपत्री को दोबारा बांटा, कोरिपेटेली और सिम्पेटेली। कोरिपेटेली एंड सिम्पेटेली। ठीक है, ये आइक्लर का वर्गीकरण था। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता जनरली, इसमें पूछने में हाँ कभी कभी आ जाए तो आ जाए, ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है वाली बात है। आइक्लर की पद्धति को लेकर संपूर्ण पादप जगत पर एक पुस्तक लिखी गई। एंगलर ने और फ्रेंटल ने एक पुस्तक लिखी, डाई नेचुरल लाइकॉन फ्लेंजन फैमिलियन। ठीक है, ये पुस्तक 23 भागों में प्रकाशित हुई है, 23 पार्ट्स हैं उसके। ठीक, जिसमें जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी को फिर से मोनोकॉट और डाइकॉट में डिवाइड किया, ये उनकी सबसे खास बात थी। ठीक है, द्विबीजपत्री को दो वर्गों में बांटा, एक वर्ग जिसमें दल अनुपस्थित थे उसे कहा आर्कीक्लेमाइडी, और जिसमें दल संलग्न थे उन्हें कहा मेटाक्लेमाइडी। ठीक, उसके बाद ये पद्धति आगे बढ़ी और आइक्लर के आधार पर, देखो भाई, आइक्लर के आधार वहां क्या था, जो प्राकृतिक था, प्राकृतिक में क्या था कि बेंथम और हुकर ने जो पुस्तक लिखी थी वो किसके आधार पर लिखी थी, बेंथम और हुकर की जो पद्धति थी वो कैमरे, जैसे कैमरेरियस ने पद्धति दी, फिर कैरोलस लीनियस ने लिखी, और कैरोलस लीनियस जो है फिर उसके बाद एडनेसन ने दी। ठीक, एडनेसन के आधार पर बेंथम और हुकर ने दी। देखो समझो, एडनेसन था और एडनेसन के आधार पर बेंथम और हुकर ने दी, और यहाँ आइक्लर के आधार पर दो साइंटिस्ट थे, एंगलर और फ्रेंटल। एंगलर और फ्रेंटल, उन्होंने दी आइक्लर के आधार पर ये वर्गीकरण, इसलिए जरूरी है। ठीक है, अब आप रिजॉइन करें।